नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के जो मॉनेटरी पॉलिसी को जिस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इसको आरबीआई करता है। तो बेसिकली हम पूरा अच्छे से समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, कौन इशू करता है या कौन क्या चीज़ें रहती है, किस टाइप से क्यों ज़रूरत पड़ती है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द प्रोसेस by which the monetary authority of a nation, normally the central bank और करेंसी बोर्ड, ये कहना चाह रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जो भी इशू किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली जो कोई भी नेशन है या फिर कोई भी कंट्री है तो उसके सेंट्रल बैंक या फिर करेंसी बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है। वो किस लिए इशू किया जाता है? एक्सपेंसेस ऑफ कंट्रोल करता है वो एक्सपेंसेस ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग, द कैश सप्लाई, फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म पे अगर कोई कैश को बोरो किया जा रहा है या उसका एक्सपेंसेस क्या है, वो कैश की सप्लाई को क्या है, मार्केट के अंदर कैश की क्या सप्लाई है उसको देखा जाता है। और करेंसी की जनरल ट्रस्ट क्या है, यानी करेंसी की वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, उन सब चीज़ों को ऊपर या नीचे करने के लिए या उन सब चीज़ों को मेंटेन या कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज़ किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स क्या क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स के बारे में बात करेंगे। टू कंट्रीब्यूट द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की स्टेबिलिटी को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। टू अचीव एंड मेंटेन लो अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट रहे, ऐसा करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को निकाला जाता है। टू मेंटेन प्रेडिक्टेबल एक्सचेंज रेट विद अदर करेंसी, किसी और करेंसी के साथ किसी कंट्री को अगर एक्सचेंज करना है या फिर जो भी फॉरेन ट्रेड चलता है या फिर जो ट्रेड चलता है किसी अदर कंट्री के साथ, उसको कैसे मैनेज किया जाता है या वो किस रेट पे होना चाहिए, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को जो डेवलप किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई भी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज द प्रोरेगेटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब रिजर्व बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो अधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ है, वो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू दिया हुआ है, इसीलिए इसे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई भी कहते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई क्या क्या रेगुलेट करती है, जैसे हमने पहले बात करा, मार्केट के अंदर मनी की क्या सप्लाई है उसको देखेगी, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी मार्केट में क्रेडिट में पैसा कितना है और इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, उन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी को भी चेक करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। इसका प्राइमरी गोल क्या है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, यानी प्राइस को स्टेबल रखना है, यानी मार्केट में जो मनी की या जो फिर करेंसी की जो वैल्यू है या करेंसी की जो वैल्यू है उसको स्टेबल करने की कोशिश होती है ताकि इकोनॉमिक प्लान को किया जाए अच्छे से और सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव किया जाए। अगर प्राइस स्टेबल रहेगी तो इन्फ्लेशन को हमें देखता रहना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन किस हिसाब से चल रहा है, उन सब चीज़ों को भी आरबीआई देखता है। इन्फ्लेशन अगर हो जाता है तो उसको कम करने का काम भी आरबीआई करता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है या इसकी ज़रूरत कब पड़ती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। इफ़ अ कंट्री इज़ फेसिंग अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर कंट्री बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फेस कर रही है, यानी किसी कंट्री के अंदर कोई क्राइसिस चल रहा है या स्लो डाउन चल रहा है या रिसेशन चल रहा है, तो उस केसेस के अंदर जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री है, यानी किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है या किसी और कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक हो सकता है उसका, तो वो क्या करेगा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करेगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? द सब्सिक्वेंट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफर्स द लोअर द इंटरेस्ट रेट फॉर कंज्यूमर को कम से कम इंटरेस्ट रेट दी जाएगी ताकि वो जिससे वो लोन ले सके या फिर फर्दर कोई होम लोन ले या फिर कार लोन ले, जिससे मार्केट के अंदर पैसा बढ़ना स्टार्ट हो। अगर मार्केट के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ेगी टू इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई इन द मार्केट विद द होप ऑफ बूस्ट इन इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो कंज्यूमर उसको इन्वेस्ट करेगा जिससे मार्केट के अंदर पैसे का वो बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे उससे कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसके अंदर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को उस तरीके से लिया जाता है। अब दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली कब यूज़ करती है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज अ व्हेन सेंट्रल बैंक यूजेज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑर्डर टू फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इस तरह की पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। ये क्या बताती है? इन्फ्लेशन इज़ अ साइन ऑफ ओवर हीटेड इकोनॉमी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, या फिर ऐसा कहें कि इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा बढ़त है, यानी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। द बैंक मस्ट स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो बैंकों की जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी उससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से लगाने से उसका रिजल्ट क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। बस इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इस पॉलिसी को लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है
तो इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो इस पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी या फिर आरबीआई, जो भी हर कंट्री का जो अलग अलग बैंक है, हर कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो मैनेज करता है, सेंट्रल बैंक मैनेज करता है या आरबीआई मैनेज करता है। अगर इंडिया में आरबीआई मैनेज करता है तो आरबीआई इसको मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। उनकी रेट्स को डिसाइड करता है आरबीआई। और वो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बेसिकली आपने नॉर्मली जनरली नाम सुने भी होंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, ये सब क्या होती है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो रेपो रेट के बारे में फर्स्टली बात करते हैं। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, पर ये जो लोन दिया जाता है वो 90 दिन से कम की अवधि के लिए दिया जाता है। तो कोई भी ऐसे रेट जिस रेट पे आरबीआई अपने से नीचे या फिर कमर्शियल जो बैंक है उनको जो लोन दे रहा है जिस रेट पे, उसको रेपो रेट बोला जाता है। इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द आरबीआई कीप्स द एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफ ऑल बैंक विद इन इटसेल्फ। यानी आरबीआई के यानी कमर्शियल बैंकों के पास जो भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है वो वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए आरबीआई के अंदर जमा करा देते हैं। उस जमा कराने के उस पर बैंक को वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है रिटर्न में आरबीआई, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। जैसे हम अपने मनी को बैंक के अंदर जमा कराते हैं किसी भी सेविंग अकाउंट या किसी और स्कीम के अंदर, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। सेम वैसे ही प्रोसेस है, जैसे ही बैंक कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के अंदर पैसा जमा कराएगा तो आरबीआई उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो रिटर्न करेगा पैसा। अब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इट इज़ द रेट एट विच बैंक बोरोज ओवरनाइट लोन्स फ्रॉम आरबीआई। ये वो फैसिलिटी है जिसके अंदर बैंक, कोई भी जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वह आरबीआई से ओवरनाइट यानी एक नाइट के लिए लोन लेते हैं। इट कैन बी ओनली अप टू 2% ऑफ एनटीडीएल। ये जो बैंक की जो एनटीडीएल होती है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होती है, उसका 2% तक लिया जा सकता है। इट इज़ ऑलवेज 12% और 100 बेसिस पॉइंट मोर देन द रेपो रेट। रेपो रेट से हमेशा 1% ज़्यादा होता है। रेपो रेट से हमेशा 1% ज़्यादा होता है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो जो जितनी रेपो रेट है उससे हमेशा 1% ज़्यादा रहेगा। और ये ध्यान रखना हमेशा, ये ओवरनाइट लोन कहलाता है, यानी ओवरनाइट लोन, एक नाइट के लिए लोन लिया जाता है बैंक के द्वारा फ्रॉम आरबीआई से। अब बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट क्या होती है? इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक या फिर एसबीआई जैसे कोई भी बैंक है, पीएनबी है, इनसे हम जैसे लोन लेते हैं तो हमें जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है, ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं, उसे बोला जाता है बैंक रेट। ये जो लोन होता है ये 90 दिन से ज़्यादा होता है। एक लोन वो भी है जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को दे रहा है, यानी कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले रहे हैं, तो वो 90 दिन से अगर कम का लोन है तो उसे बोलेंगे रेपो रेट, अगर 90 दिन से ज़्यादा का लोन है तो उसे बोलेंगे बैंक रेट। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो की। आने वाले आगे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? इट इज़ द रेशो टू द बैंक टोटल डिपॉजिट दैट एवरी बैंक हैज़ टू कीप विद द आरबीआई। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। बैंक का जितना डिपॉजिट होता है, हर बैंक का जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, उसे कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है। ये कैश की फॉर्म में होना चाहिए ओनली। आरबीआई डज नॉट ऑफर एनी इंटरेस्ट ऑन दिस रिजर्व मनी। इस रिजर्व मनी के अंदर पर कोई भी आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देता है। इट कैन बी बिटवीन 0 to 15%। अगर 0 से 15% के बीच में है वो पैसा है कैश रिजर्व रेशो। अगर किसी बैंक ने 1 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट रखा है, अगर वो 0 से 15% के बीच में है तो आरबीआई उस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा। आरबीआई हर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपनी सीआरआर भी डिक्लेयर करता है, जैसे रेपो रेट डिक्लेयर करता है, वैसे सारी रेट्स ही डिक्लेयर करता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इट इज़ द रेशियो ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट दैट बैंक हैज़ टू मेंटेन विद इन इटसेल्फ। ये टोटल बैंक का जितना भी होता है, टोटल बैंक के अंदर जितना भी डिपॉजिट होता है जो आरबीआई के पास रखा हुआ होता है, उसको बोला जाता है एसएलआर। इसके अंदर कैश और लिक्विड दोनों एसेट आ जाते हैं, जिसमें गोल्ड बॉन्ड हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी हो सकती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये 0 to 40% होता है। इट कैन बी रेंजेस बिटवीन 0 to 40%। कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर में आपको अंदर समझ में आ गया होगा, सीआरआर और एसएलआर। एसएलआर के अंदर दोनों इंक्लूड होंगे, कैश और जो भी गोल्ड बॉन्ड है या फिर लिक्विड एसेट जो है वो दोनों इंक्लूड होंगे। लिक्विड एसेट ही इंक्लूड होंगे, लिक्विड एसेट इंक्लूडिंग गोल्ड, फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और जो कैश रिजर्व रहेंगे उसके अंदर सिर्फ कैश ही इंक्लूड किया जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? अब सेकंड लास्ट के बारे में बात करते हैं हम। जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
इट इज़ रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिटवीन द आरबीआई एंड बैंक। आरबीआई और बैंक के बीच में जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा या खरीदा जाता है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको जो आरबीआई और बैंक के बीच में खरीदी या बेची जाती है उनको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। तो आज हमने बात करी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने समझा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, कौन उसको इशू कर सकता है, किसके पास उसकी अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात करी। इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया। इनकी जितनी भी जो रेट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, डायरेक्टली बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने स्लाइड आपको प्रोवाइड करा दी है। आरबीआई के बारे में जब हमने बात करी थी तब मैंने सारी रेट्स को डिस्कस किया था जो करंट रेट्स चल रही थी, तो करंट रेट्स आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।